नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सरकार के 100 दिन में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में 3 में बीजेपी की सरकार बनी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इन्हीं तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने प्रमुख चेहरों से परे नए चेहरों पर भरोसा जताया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इन तीनों ही राज्यों में अब सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में बीजेपी की राज्य सरकारों की तरफ से क्या बड़े फैसले लिए गए और ये फैसले कैसे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रभावी होंगे, ये सब आपको आज इस खास पेशकश में हम बताएंगे। अपने इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां बीजेपी ने दिग्गजों से परे जब एक नए चेहरे को सीएम बनाया तो हर कोई हैरान था। अब उस नए चेहरे को सीएम बने 100 दिन हो गए हैं। इन 100 दिनों में सीएम भजनलाल ने प्रदेश की जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। क्या है वो अहम फैसले और कैसे सीएम ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। कर लिया गया है। महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, हमने 4% बढ़ा करके इसको 50% किया है। हमारे इस निर्णय का लाभ लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4,40,000 पेंशनर्स को मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारी व पेंशनर्स के अतिरिक्त पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। इस क्रम में कर्मचारियों को वेतन माह मार्च 2024 से अप्रैल 2024 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा तथा दिनांक 1/1/24 से 29/2/24 की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि, 2004 सामान्य प्रावधायी निधि SAV खाते में जमा की जाएगी। अगर हम लंबी योजना बनाएंगे, उसे आगे देखते हुए बनाएंगे, तो वो योजना की लागत कम होगी और हमारा फायदा उसको लंबे समय तक मिलेगा। हमारी सोच हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है। हमारी सोच हमें हर क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाना है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं। जितने जोश के साथ बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई, उसी जोश के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 100 दिन पूरे किए। सरकार बनने के बाद इन 100 दिनों में बीजेपी ने कई काम किए। प्रदेश में हर वर्ग पर सरकार का पूरा फोकस रहा। यही वजह है कि महिलाओं, किसानों, गरीबों और बुजुर्गों के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि भजनलाल सरकार के प्रदेश में ये 100 दिन कैसे बीते। भजनलाल सरकार के बड़े फैसले। अयोध्या मंदिर उद्घाटन के बाद जयपुर से अयोध्या तक विशेष विमान सेवा, 3000 वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क यात्रा करवाई। संभाग मुख्यालयों को अयोध्या के लिए बसों से जोड़ा। उज्ज्वला योजना, गरीब बीपीएल परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया। जल आपूर्ति योजना, 11,200 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना अभियान 2.0 शुरू। उदयपुर में पेयजल आपूर्ति के लिए देवास बांध तृतीय और चतुर्थ योजना का शुभारंभ। भर्ती परीक्षा, पेपर लीक रोकथाम के लिए SIT गठन, 15 नई FIR और 63 गिरफ्तारियां। मुख्य सचिव और DGP स्तर से परीक्षाओं की मॉनिटरिंग। महिला सुरक्षा के लिए प्रत्येक थानों में महिला डेस्क, प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। लाडली लक्ष्मी योजना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय पर काम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम पर लग रहे वैट को भी कम किया। सीएम की घोषणा के साथ ही प्रदेश भर के अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में करीब 4 से 5 रुपए तक की कमी आ गई है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना राजस्थान। प्रदेश को बिजली संकट से उबारने के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके लिए थर्मल और अक्षय ऊर्जा उत्पादन के नए प्रोजेक्ट के लिए विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के बीच
5 MOU और एक पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। रोडवेज किराए में 50% की छूट। राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में भारी छूट। राजस्थान रोडवेज ने उठाया बड़ा कदम। रोडवेज में वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में 50% की छूट प्रदान। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार द्वारा 1 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा। किसानों को उपकरण खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी कृषि गतिविधियों में सुधार होगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, जल उपलब्धता और अकाल के दौरान पानी के अभाव से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। खेल कोटे के अंतर्गत ब्लैक बेल्ट योग्यताधारी छात्राओं को राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए 5% बोनस अंक। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को समाप्त किया गया। जयपुर में न्यूक्लियर पावर गैलरी स्थापना के लिए नेहरू विज्ञान केंद्र, मुंबई से MOU। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माय भारत वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 14.68 लाख युवाओं का रजिस्ट्रेशन, जो भारत में सर्वाधिक है। राजस्थान आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन। ई मित्र के माध्यम से 25 से अधिक नई सेवा शुरू की गई। इसमें PM किसान, eKYC, PNG बिल भुगतान, पैन कार्ड में संशोधन, GST पंजीयन, ग्रामीण इलाकों में होम लोन, बीमा, गैस, शिक्षा आदि शामिल हैं। उदयपुर एयरपोर्ट के विकास और विस्तार के लिए अतिरिक्त 145 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निशुल्क आवंटित करने का निर्णय। SMS अस्पताल, जयपुर में नवीन लॉन्ड्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में मासिक पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपए की गई। इन योजनाओं के साथ ही सरकार का मुख्य फोकस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर रहा, फिर चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो या अवैध खनन के मामले। भजनलाल सरकार में कानून का चाबुक सब पर चला है। कानून व्यवस्था पर CM का फोकस, अपराधी माफिया के खिलाफ एक्शन। 15,450 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। अवैध खनन के 2,643 मामले दर्ज किए। 1,84,000 मीट्रिक टन अवैध खनन जब्त। अवैध खनन में 564 FIR, 264 गिरफ्तारी। अवैध बजरी खनन के 602 प्रकरण दर्ज, 420 गिरफ्तार। अवैध शराब मामले में 2,921 गिरफ्तार। 2.40 लाख लीटर अवैध शराब भी जब्त। मादक पदार्थ के 239 मामले दर्ज, 312 गिरफ्तार। 57.51 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त। ये योजनाएं सिर्फ कहने भर की नहीं हैं, ना ही कागजी हैं। इन योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता जमीन पर उठा भी रही है। ये लगता है कि सरकार बदलने से प्रदेश की जनता खुश है और उनकी खुशी बता रही है कि जनता ने जिसे जनाधार दिया वो अब काम भी कर रहे हैं। हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। भजनलाल सरकार जो भी कार्य कर रही है महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, ये बहुत अच्छा है और आगामी भविष्य में भी ऐसे ही कार्य करते रहे तो और भी अच्छा रहेगा। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? व्यवस्था बहुत अच्छी, ऐसी व्यवस्था हमने पहले कभी देखी ही नहीं थी। बीजेपी सरकार द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं बढ़िया हो रहे हैं। और देखा जाए महिलाओं के लिए जो बकाया छूट मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है और राशन पानी जो भी सिस्टम है सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया है। कानून व्यवस्था भी बढ़िया है। अच्छा काम कर रही है भजनलाल सरकार। कानून व्यवस्था सुचारू रूप से सुदृढ़ की है, नकल पर प्रतिबंध लगाया है और भी अच्छे काम हो रहे हैं। फिलहाल राजस्थान में बीजेपी ने इन 100 दिनों में काफी विकास किया है और ये काम आमजन को भी काफी रास आ रहा है। अब सामने लोकसभा चुनाव भी हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि प्रदेश सरकार के बेहतरीन काम लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ढाल का काम जरूर करेंगे। इस चुनाव में भी बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह प्रदर्शन करना चाहती है। अब इंतजार 4 जून का है, जब प्रदेश की जनता बीजेपी के विकास कार्यों पर मुहर लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। अब बात मध्य प्रदेश की,
मोहन यादव सरकार की जिनके पहले कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। मोहन यादव ने सीएम बनने के बाद से ही ताबड़तोड़ फैसले लेकर जनता के बीच अपनी अलग ही पहचान बनाई है। मध्य प्रदेश की कमान संभालते ही सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में दिखाई दिए। कभी लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया तो कभी खुले में मांस अंडे की बिक्री पर सख्ती दिखाई है। मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता के बाद बीजेपी नेतृत्व ने कई बड़े नेताओं को किनारे करके जब मुख्यमंत्री पद के लिए डॉक्टर मोहन यादव का नाम तय किया तो राजनीतिक गलियारे चौंक उठे थे। डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन सीट से तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए और जब मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम की घोषणा हुई वे खुद हैरान रह गए। उन्हें नेतृत्व के इस फैसले की भनक तक नहीं थी। मोहन यादव को जिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी उसे देखते हुए कई लोगों को आशंका थी कि सीएम मोहन यादव को कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन में बेहतरीन टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता का नमूना पेश किया और शायद केंद्रीय नेतृत्व ने इसी उम्मीद के साथ उन्हें मध्य प्रदेश की कमान संभालने का मौका दिया था। 100 दिन पूरे होने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इन 100 दिनों में सरकार ने जन कल्याण, सुशासन और विकास से जुड़े 100 कार्य किए हैं। इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को अधिकार दिलाना, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र के बीच त्रिपक्षीय समझौता और 10,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उल्लेख करना नहीं भूल सकता। पीएम ने मध्य प्रदेश के 24,500 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ऐतिहासिक आयोजन कराया। ग्वालियर में सबसे कम समय में सबसे बड़े राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत की। पीएम ने जो 4 वीआईपी और 4 जातियां गरीब, किसान, युवा और नारी बताई हैं, हम उनके कल्याण और उन्हें अवसर उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत का मेक इन इंडिया का मजबूत स्तंभ बनेगा। मुरैना, इंदौर, मंदसौर और धार जिले में लगने वाले नए उद्योग इसी दिशा के लिए कदम हैं। मध्य प्रदेश नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना, राम राज्य के इस सपने को साकार करेगा। इस कर्तव्य काल में हम प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। मोदी की गारंटी को पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है। मोहन यादव ने अपने कार्यकाल के 100 दिनों में कई बड़े बड़े फैसलों से साबित किया कि वो एक तेज तर्रार और सबके हित में फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। जब से मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनी है, माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी तेज गति से काम चल रहा है। मोहन यादव के कार्यों से जनता के बीच उनकी एक पकड़ बनी है और वो जनता का विश्वास जीतने में भी सफल दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास कार्यों में न केवल तेजी आई है, बल्कि समय समय पर मॉनिटरिंग किए जाने से जनता के हित में तेजी से निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग संभागों में बैठक कर किसानों, युवाओं, महिलाओं और जनजातीय वर्ग के लिए कई बड़े फैसले और ऐलान किए हैं। पीएम मोदी द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और मोदी के हर गारंटी पूरा करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है। सीएम ने मध्य प्रदेश का कार्यभार संभालते ही कई बड़े फैसले लिए। खुले में चल रहे मांस या अंडे की दुकानों पर सख्ती की और मांस बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करवाने का भी निर्णय लिया। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। केंद्रीय नेतृत्व, सरकार और संगठन के साथ बेहतर समन्वय बनाकर वो डबल इंजन की गाड़ी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको मोहन यादव सरकार की उपलब्धियां बताते हैं। मोहन यादव सरकार की बड़ी उपलब्धियां। मोहन यादव सरकार में मध्य प्रदेश का विकास, मजबूत सुशासन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था, गरीब और कमजोर वर्ग का रखा ध्यान, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लिया संकल्प। सीएम मोहन यादव ने लाउडस्पीकर पर लगाया बैन। गुना बस हादसे में कई अधिकारियों को किया सस्पेंड। खुले में अवैध मांस अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग को मिलाया। लाडली बहना योजना पर नहीं लगाया विराम। अपराधियों पर सख्त एक्शन, चलवाया बुलडोजर। भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर खत्म करने का फैसला। उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। विश्वविद्यालय के कुलपति का पदनाम कुलगुरु किया। हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का निर्णय।
आईएएस आईपीएस की संभागीय तैनाती, नौकरशाही पर भी कसी नकेल, लापरवाही ना करने के निर्देश, मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा हेली सेवा की शुरुआत, जिलों, तहसीलों और थानों की सीमा का पुनर्निर्धारण, ध्वनि प्रदूषण के मामलों की जांच के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का गठन, अवैध कॉलोनी बनाने पर रासुका लगाने का कानून बनाने का फैसला। मोहन यादव ने सिर्फ इन 100 दिनों के अंदर ही इतने बड़े बड़े फैसले लेकर मध्य प्रदेश के विकास में वृद्धि ला दी है और जनता का विश्वास जीतने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी सीएम मोहन यादव एक्टिव हो गए हैं और मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करने की तैयारियों में जुट गए हैं। उनका दावा है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। वहीं आखिर में बात छत्तीसगढ़ की, जहां 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ली थी। इन 100 दिनों में क्या क्या बदलाव हुआ और सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रखी है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। छत्तीसगढ़ में सुशासन के 100 दिन पूरे। 100 दिन में जो वादे किए वो पूरे हुए। छत्तीसगढ़ में तरक्की समृद्धि के नए आयाम। आदिवासी, गरीब, महिला, किसान सब पर ध्यान। चाहूं और फैली समृद्धि और खुशहाली। लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप की तैयारी। सभी 11 सीटों पर दंगल के लिए योद्धा तैयार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पोस्ट के जरिए सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, 100 दिनों में पूरी की सभी प्रमुख गारंटी। चाहूं और फैली समृद्धि और खुशहाली। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने सुशासन के 100 दिन पूरे कर लिए। इन 100 दिनों में हमने चुनाव के पहले जो प्रमुख गारंटी जनता को दी थी, उसे सरकार बनने के बाद तत्काल अमल पर लाना शुरू किया और सर्वप्रथम प्रदेश के 18 लाख परिवारों के लिए पीएम आवास की राशि जारी करते हुए गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, आदिवासी, कर्मचारी सबका ध्यान रखा और सबकी उम्मीदों का मान रखते हुए प्रमुख गारंटियों को पूरा किया। साथियों, ये तो बस शुरुआत है सुशासन की। आगे भी हम प्रदेश को सुशासन के रास्ते पर चलकर विकसित बनाएंगे, तरक्की और समृद्धि के नए आयाम गढ़ेंगे। 3 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए दिन रात काम करेगी हमारी सरकार। आप सभी को मेरा जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। सरकार बनने के बाद इन 100 दिनों में बीजेपी ने कई काम किए। छत्तीसगढ़ में महिलाओं, किसानों, गरीबों और आदिवासियों पर सरकार का विशेष ध्यान रहा। 17,12,000 से ज्यादा माता बहनों के खाते में 655 करोड़ रुपया से ज्यादा एक महीने का एक किस्त भेजने का काम कर चुके हैं। आने वाले समय में प्रति महीना उनके खाते में 1,000 रुपया के हिसाब से जाएगा। सीएम साय के मुताबिक प्रदेश की जनता सरकार के कामकाज से बेहद खुश है। आइए सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवारों को आवास मिला। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए फ्री रेत उपलब्ध कराने का फैसला। महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। बीजेपी सरकार ने 2 साल के धान का बोनस 25 दिसंबर को 3716 करोड़ रुपए किसानों को दिए। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में 19,257 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि देने की शुरुआत। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा निभाते हुए 24,70,000 से अधिक किसानों को 13,320 करोड़ रुपए का एक मुश्त भुगतान। तेंदुपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक दर को 4,000 रुपए प्रति मानक से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा दिए जाने की शुरुआत। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए चरण पादुका योजना फिर से शुरू की जाएगी।
साल 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रुपए और साल 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपए। इस प्रकार कुल 12,168 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 18 लाख परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराया। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिए फ्री रेट में उपलब्ध कराने का फैसला भी सरकार ने किया। वहीं सीएम साय अपने आधिकारिक निवास में वादे के अनुसार बाद में गए। पहले उन्होंने वादों को साल 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रुपए और साल 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मातृ शक्ति के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना में प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे ट्रांसफर किए। इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 90 सीटों में से बीजेपी को 54 सीटें मिली थी। अब लोकसभा चुनाव सामने है और यहाँ सभी 11 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी के महेश कश्यप, राजनांदगांव से मौजूदा सांसद संतोष पांडे, कांकेर से भोजराज नाग, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल, दुर्ग से विजय बघेल, सरगुजा से चिंतामणि महाराज, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, बिलासपुर से तोखन साहू, जहांगीर चांपा से कमलेश जांगड़ और कोरबा से सरोज पांडे प्रत्याशी हैं। बात करें जातीय समीकरण की तो यहाँ बीजेपी ने 11 सीटों में से 3 पर ओबीसी, 4 सीटों पर एसटी और 3 सीटों पर सामान्य वर्ग के नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। वहीं 1 सीट पर एससी वर्ग के प्रत्याशी को टिकट मिला है। यहाँ की जातीय समीकरण की बात करें, सबसे ज्यादा ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है। ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लोग 47% हैं। ओबीसी में साहू जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा। एसटी वर्ग यानी आदिवासी समाज के लोग 32% हैं। एससी यानी सतनामी समाज के लोग 13% हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक धर्म के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 93.25% हिंदू, 2.2% मुस्लिम, 1.92% क्रिश्चियन, 0.27% सिख, 0.28% बुद्धिस्ट, 0.24% जैन है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सामने कई चुनौतियां होंगी। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 तो वहीं 2014 में भी बीजेपी को 10 सीटें ही मिली थी। 2019 के चुनाव में प्रदेश की 11 में से बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी उससे बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। इतना विश्वास देश की जनता का, मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी पर है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है कि हम 11 से 11 सीट तो जीत रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने इन 100 दिनों में काफी विकास किया है। 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ली थी। अरुण साव और विजय शर्मा डिप्टी सीएम बनाए गए थे। पूर्व सीएम रमन सिंह को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया था। अब सामने लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव में भी बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह प्रदर्शन करना चाहेगी। बीजेपी ने यहाँ 9-2-11 का लक्ष्य तेज कर चुनावी अभियान को गति दे रही है। युवा, किसान, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला मोर्चा समेत बीजेपी के सभी संगठन सक्रिय हो गए हैं। यहाँ 11 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को 1 सीट पर, 26 अप्रैल को 3 और 7 मई को 7 सीटों पर मतदान होने हैं। तो अब 4 जून का इंतजार रहेगा जब जनता बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट।